पॉलिटी की हमारी क्लासेस चालू हो चुकी हैं, वीडियो अपलोड हो रहा है, प्लेलिस्ट भी उसकी बना दी गई है, जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए। और हिस्ट्री की जो है क्लासें अब यहाँ से स्टार्ट होने वाली हैं, पहला लेक्चर शुरू होने वाला है, तो यहाँ से पूरी वीडियो देखिएगा। नोट्स आप इसमें से डायरेक्ट जैसे है वैसे रिपीट करते जाइए, बनाते जाइए। जो चीज़ में नहीं आपको समझ आए, क्योंकि मेरे द्वारा लिखा नोट्स है, तो मैं इसको आपको समझाऊंगा कि मैंने इसका मतलब यहाँ क्या रखा है, तो वो चीज़ आप समझ के अपने अनुसार अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। पीडीएफ ये जब पूरा लेक्चर हिस्ट्री का पूरा जाएगा तब भी मैं दे पाऊँगा, अभी नहीं दे पाऊँगा, तो इसके लिए प्लीज़ मत कहना। आप खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नोट्स यार रख लोगे, ढेर सारा पीडीएफ इकट्ठा कर लोगे, कुछ होने वाला नहीं है इससे, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से नोट्स नहीं बनाओगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर दिखेगा, हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांट रखा है। अब हिस्ट्री को समझने के लिए, यानी कि जो हमारा इतिहास है वो शुरू से ऐसा जैसे हम लोग आज सभ्य है, इस तरह से सभ्यता नहीं रही। पहले कुछ और सभ्यताएं हुआ था, आदिम मानव हुआ करते थे, उनके ना रहने खाने पीने किसी तरह का कोई ढंग नहीं होता था, कुछ भी वो नहीं जानते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो जो ये इतिहास इसको 3 भागों में बांटते हैं, तो इसमें एक होता है, सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं, उसको हम प्राग ऐतिहासिक के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक के रूप में 3 भागों में इसे डिवाइड करते हैं। अब इन 3 भागों में आप जब लोग देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि हमने इसमें जो प्राग ऐतिहासिक है इसका क्या मतलब होता है। प्राग ऐतिहासिक उस समय को कहते हैं जिस समय में हम लोगों को कोई भी, यानी कि इसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। कैसा साक्ष्य नहीं है? आपका लिखित साक्ष्य कोई नहीं है, कहीं कुछ भी हमें लिखित नहीं मिला, क्योंकि वहाँ के लोग कुछ लिखना जानते ही नहीं थे, और सिर्फ उन्हें पत्थरों से ज़्यादा मतलब पता थी चीज़ें, पत्थरों से वो लोग औजार बनाते थे, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पत्थरों से इनका पाषाण, जैसे पत्थर पाषाण होता है उसी से संबंध था, इसलिए इसको हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। इसके डिवीजन, सब डिवीजन भी हुए हैं, इसको धीरे धीरे भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। अभी जो है ओवरऑल ये पूरा समझ लीजिए ओवरऑल कि इसका मतलब क्या होता है। और वहीं जो आद्य ऐतिहासिक है, इसमें आप लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी कि जो प्रथम या ज्ञात सभ्यता, जो नगरीय सभ्यता ज्ञात है, वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से या सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसको भी हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज़ करके पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में आपका प्राचीन इतिहास आता है, फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के साथ साथ आपका चौथा विश्व का इतिहास हमें साथ साथ समकालीन पढ़ता है। जब हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो उसी के साथ साथ ये 13वीं 14वीं सदी में जो है विश्व इतिहास भी शुरू हो जाता है, तो बाद में हम लोग इसको भी उसी के साथ पैरेलली पढ़ते चलेंगे। तो धीरे धीरे हम ऐसी चीज़ें शुरू करते चलेंगे। इतना चीज़ें आप लोग को समझ आ चुका होगा। अब इसके साथ साथ आप लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोग जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको 3-4 भागों में बांटा है। तो पहला मेनली आप लोग देखती हैं पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में हम लोग बांटते हैं। ये जो पूर्व पाषाण काल है ये सबसे प्राचीन समय की बात हो जाती है, सबसे पहले की बात हो जाती है। और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, मतलब पाषाण काल में जो सबसे नया है वो नवपाषाण काल, और पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड था उसी को हम मध्य पाषाण काल कह देते हैं। दोनों में इसका पार्ट आ जाता है, पूर्व पाषाण और नवपाषाण काल के कुछ कुछ पार्ट मिलाकर मध्य पाषाण हम लोग कह देते हैं। और जो नवपाषाण है उसके बाद जब हम लोग तांबे की खोज कर लेते हैं, जो मानव तांबे की खोज कर लेता है, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल कह देते हैं, जो कि नवपाषाण के जस्ट बाद शुरू होता है और सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट इसके पैरेलल चलता रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने पर भी ये जो है पैरेलली ये चलता रहता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ से एक एक हेडिंग को उठाते हैं और उसको वहाँ से कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये पाषाण काल देखेंगे। तो पाषाण काल में आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले कि पाषाण काल को देखो, पूरा पाषाण काल जो है, पाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल सबसे पुराना है, तो उसको हम लोग या तो अज्ञात समय से मानते हैं, या तो 30-40 या कहीं कहीं 25 ऐसे लिखा है, 25 लाख 30 लाख वर्ष पूर्व से लेकर जो है 10,000 ईस्वी के समय को हम लोग पूरा पाषाण कह देते हैं। ठीक है, अब इस पाषाण काल को ये कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया हुआ है, किसी बुक में कुछ दिया है, किसी बुक में कुछ दिया है, तो ये इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस नॉर्मली याद रखो कि अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक का जो समय काल था वो पूरा पाषाण काल था, बस इतना आप याद रखो। यानी कि जो आपका होमिनीज थे, ठीक है, होमिनीज थे वो अज्ञात समय से लेकर जो जब से होमिनीज आए तब से, और हिम युग जब तक आइस एज आपका समाप्त नहीं होगा तब तक के जो पूरा पीरियड था वो आपका पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। बस इतना आपको याद रखना है और कुछ भी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पूरा पाषाण काल को भी हम 3 पार्टों में बांट लेते हैं, थोड़ा आसानी से समझ जाए इसलिए। तो पहला पार्ट इसका हो जाता है पूर्व पूर्व पाषाण काल। पूर्व मतलब जो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल आया है, फिर उसके बाद मध्य पाषाण पूर्व पाषाण काल आता है, फिर इसके बाद उत्तर जो है पूर्व पाषाण काल आता है। ठीक है, तो इतना ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पूर्व पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से? ये आपका पूर्व पाषाण जो होता है पूर्व,
इसके बाद मध्य, फिर उत्तर पूर्व पाषाण काल। ठीक है, इसमें भी समय जो है, ये समय जो है फिक्स नहीं है, कहीं आगे पीछे होता रहता है, इसका भी कोई सही से ज्ञात नहीं है कि कितना कितना माना जाता है, कब से माना जाता है। तो अज्ञात समय से लेकर हम कह सकते हैं अज्ञात समय से लेकर लगभग 50-60 हज़ार वर्ष पहले की जो इस पूरी घटनाएं थी वो पूर्व पाषाण काल की मानी जाती हैं। और आप लोग यहाँ देखेंगे कि जो आपका लगभग 60,000 से लेकर 40,000 जो समय था, 40,000 तक का जो बीसी थी, 40,000 बीसी तक का जो समय काल था वो मध्य पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत आता है। और वहीं 40,000 बीसी से लेकर आपका 10,000 बीसी तक का जो समय था वो उत्तर पूर्व पाषाण काल में आता है। देखिए अलग अलग बुकों में ये सब अलग अलग दी हुई हैं, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना आप कि पूर्व पाषाण में भी 3 पार्ट होता है, पूर्व, मध्य और उत्तर पूर्व पाषाण काल। इस तरह से बस इतना याद रखना है, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है इस चीज़ों को। अब एक एक हम हेडिंग डालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पहला हेडिंग जो है, आप लोग को एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर पूर्व पाषाण काल डाल लेना है। अब पूर्व पाषाण काल आप जो है पूर्व पाषाण काल जैसे डालेंगे हेडिंग, इसमें अब छोटे छोटे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसको याद रखेंगे। जो इस समय के मानव थे ना, माना जाता था कि जो मानव आपके पूर्व पाषाण काल में हुए थे, इसे होमो इरेक्टस प्रजाति थी। जो इस समय के मानव थी होमो इरेक्टस प्रजाति थी, जो भारत में रहती थी। तो इस समय में जो भारत में प्रजातियां रहती थी वो होमो इरेक्टस थे। अब ये माना जाता है, इसकी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध हो, तो प्रामाणिकता ऐसे सिद्ध होती है कि 1981 में नर्मदा जो घाटी है वहाँ पर होमिनीड खोपड़ियाँ मिली थी। होमिनीड खोपड़ियाँ यही होमो इरेक्टस की प्रजातियाँ थी। तो इससे सिद्ध थोड़ा होता है, प्रमाणित होता है कि हाँ ये होमो इरेक्टस प्रजातियाँ भारत में रही होंगी इस समय में। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। फिर इतना नोट में बना लिए, आप लिख लिए, आगे बढ़ेंगे। तो इस समय अवधि के जो स्थान माने जाते हैं कि पूर्व पाषाण काल के कुछ स्थान जो थे वो कौन कौन से थे। स्थान में आपका शोभन नदी घाटी जो है, फिर वेलन घाटी, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो 3-4 चीज़ें हैं, जैसे पल्लवरम, फिर आपका गुडियम, फिर आता है अथिरामपक्कम, भीमबेटका। भीमबेटका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईसमपुर और हुंसगी जो घाटी है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ के स्थल हुए थे। ये स्थल नाम दे देगा और पूछेगा किस समय अवधि का था, तो आपको बताना पड़ेगा कि पूर्व पाषाण काल के ये जो है स्थान रहे थे, इनसे रिलेशन इनका रहा है। कुछ स्थान जैसे आपके भीमबेटका है, वो पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों ट्रांजिशन को दिखा देता है। और जैसे नर्मदा घाटी है, ये तीनों समकाल को दिखा देता है। यहाँ तीनों चरण इसके जो चले गए थे दिखाई पड़ता है, ऐसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो इसमें भी ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का कि भीमबेटका इसमें भी है, भीमबेटका मध्य पाषाण काल में भी है, तो इस कोई चिंता लेने की बात नहीं भाई। फिर देखो इस समय के जो मानव थे ना, वो खेती वेती करना नहीं जानते थे। तो वो लोग क्या करते थे, शिकार करते, खाना पीना खाते थे, गुफाओं में रहते थे, इनका कोई आश्रय नहीं था। जहाँ भी जगह मिलती थी, गुफा आश्रय मिलता था कि छुप जाएं वहाँ पर रह लें, तो वहाँ पर ये लोग रह लेते थे। ज़्यादातर गुफाओं में ये लोग रहते थे। अब जो पहला पूर्व पाषाण काल का औजार था वो 1863 में जो है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जो थे, इनके द्वारा जो क्या किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था और खोजा गया था। तो याद रखेंगे, जो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे उनके समय में, उन्हीं के द्वारा जो है 1863 में औजार को खोजा गया था। हो गया। अब नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग का आता है कि जो आपका मध्य पूर्व पाषाण काल था, पूर्व पाषाण काल के बाद जो ट्रांजिशन पीरियड के अंतर्गत आपका मध्य पूर्व पाषाण काल आता है, उसमें आप लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करेंगे। पहला लिखेंगे कि जो ये आपका मध्य पूर्व पाषाण काल था, अब इसमें जो है उपकरणों को सुंदर बना दिया गया था। यानी कि जो आपका पूर्व पाषाण काल था, उसमें जो पत्थरों के औजार होते थे, भारी भड़कीले, मोटे चौड़े, किसी भी तरह की संरचना होती थी, उनको एक्चुअली में आइडिया ही नहीं था कि उपकरण कैसे होते हैं, कैसे बनाया जाए। लेकिन धीरे धीरे उनको प्रैक्टिस करते हुए, उसको शिकार करते करते उनको समझ में आया होगा कि हाँ इनके जो है औजार इस तरह बनाया जाए। तो वो औजार धीरे धीरे सुंदर होने लगे, बहुत सीधे एकदम नुकीले होने लगे, शार्प होने लगे थे उस समय के। और उस जो मध्य पूर्व पाषाण काल के औजार हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। जब आपका उत्तर पूर्व पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल, तो इसमें और भी बेहतरीन लोग बनाना शुरू कर देते हैं। तो हैबिचुअली धीरे धीरे ये क्या करते हैं, प्रैक्टिस से सीखते जाते हैं और ज्ञान इनका बढ़ता रहता है। और इस समय के यानी कि मध्य पूर्व पाषाण काल के जो स्थल हैं उसको देखेंगे तो उसको लिखेंगे नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, यानी कि जो नदियाँ हैं, यमुना, इनके क्षेत्र, इनके आसपास का जो क्षेत्र था, तुंगभद्रा नदी और सोन नदी के आसपास का जो पूरा क्षेत्र था, वो मध्य पूर्व पाषाण काल को दर्शाता है, दिखाता है। इस समय के लोग भी वही, अभी खेती करने तो जानते नहीं थे, तो ये लोग भी आखेटक थे, यानी कि शिकार करते थे, खाना इकट्ठा करते थे, उसी से जीवन यापन इनका चलता रहता था। इसके बाद आता है उत्तर पूर्व पाषाण या कहीं निम्न पूर्व पाषाण जो है आपका जैसे वो आता है, तो ये उत्तर पूर्व पाषाण कहा जाता है कि मतलब सबसे बाद में आया था। ठीक है, तो उत्तर पूर्व पाषाण काल जो है आपको इसमें नोट करना है कि इस समय के जो औजार थे, ठीक है, इस समय औजार बनाने में यानी कि ये लोग बढ़िया से अपनी
जो कौशल था, बुद्धिमत्ता थी, उसका प्रयोग करने लगे थे उत्तर पूर्व पाषाण में, क्योंकि समय एक धीरे धीरे बीतता गया तो इनको आइडिया होने लगा कि कैसे बनाए औजार के शिकार करने में आसानी हो। तो संज्ञानात्मक जो परीक्षा क्षमता है इन लोग की, बौद्धिक कौशल है, उसका उपयोग करने लगे, औजार बहुत ही शार्प बनाने लगे, अच्छे बनाने लगे। इस समय के स्थल की जब हम लोग बात करते हैं कि उत्तर पूर्व पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, तो आपका मेराल भावी, आपका कुरनूल की गुफाएं हैं। अच्छा, ये कुरनूल की जो गुफाएं हैं, यहाँ से हड्डियों के भी कुछ औजार मिले हैं कि ये लोग अब औजार को जो बनाने के लिए हड्डी का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, ये भी याद रखिएगा। गोदावरी खानी जो क्षेत्र पूरा है आपका, फिर पाटन भीमबेटका जो 25,000 वर्ष पूर्व शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? पाटन और भीमबेटका से। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश, पाटन महाराष्ट्र। ठीक है, तो याद रखेंगे। जो आपका भोपाल है, ये भी आपका उत्तर पूर्व पाषाण काल से संबंध रखता है। फिर नेक्स्ट इसमें आप नोट करेंगे, गुफाओं के साथ साथ ये धीरे धीरे खुली जगहों में रहने लगे। पहले के अब देखेंगे जब हम पूर्व और मध्य पूर्व पाषाण काल में, उसमें ये लोग सिर्फ गुफाओं में रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनको आइडिया होने लगा कि कैसे रहा जाता है, कहाँ रहा जाता है, तो ये खुले में भी आने लगे। धीरे धीरे ये अब सभ्यताएं इनकी अच्छी डेवलप होने लगी हैं, शुरू हो रही हैं। बाद में क्या करते हैं, इनको धीरे धीरे जब रहते हैं तो आइडिया दिमाग इनका बढ़ने लगा, कौशल बढ़ने लगा, तो ये धीरे जैसे पेंटिंग हो गया, माला बनाने लगे, आभूषण का इस्तेमाल करने लगे। इससे पता चलता है कि इनकी जो उत्तर पूर्व पाषाण काल के मानव थे, उनके धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा था। वो चीज़ों को मनोरंजन के रूप में पेंटिंग करने लगे, मालाएं पहनने लगे, सौंदर्यता दिखाने के लिए आभूषण का इस्तेमाल करने लगे। अब ये धीरे धीरे ये क्या करें, इनको आग की जानकारी तो हो गई, ठीक है, ये लास्ट में आते थे, खोज तो बहुत पहले हो गई थी धीरे धीरे, लेकिन अब ये लोग क्या, इसका आगे जो था इसका उपयोग करना भी धीरे धीरे सीख रहे थे, और आगे भी जितना बढ़ते जाएंगे ये लोग अच्छे से आग का इस्तेमाल करना जानते जाएंगे। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपका मध्य पाषाण काल। आप लोगों ने तीनों पार्ट इसका देख लिया, जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, पूर्व पाषाण की देखा, तो पूर्व पाषाण काल में हमने तीनों पार्ट को चेक कर लिया कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या ट्रांजिशन पीरियड था कैसा। अब इसके बाद तुरंत आता है हमारा मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल को अब यहाँ पर देखेंगे। मध्य पाषाण काल में पॉइंट नोट करेंगे, लिखेंगे कि इसी को आपको माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, माइक्रोलिथ एरा। माइक्रोलिथ एरा जो है, इसमें ऐसा माइक्रोलिथ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर पत्थर बहुत छोटे छोटे होने लगे, क्योंकि जो पूर्व पाषाण काल था, पूर्व पाषाण काल था, वहाँ तो बहुत बड़े पत्थर होते थे, वो औजार की तरह लगते भी नहीं थे, लेकिन ये अब यहाँ अच्छे अच्छे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे उपकरण बनने लगे, तो इसलिए इसको माइक्रो मतलब छोटा, तो इसी तरह माइक्रोलिथ कहते हैं इस एरा को, मध्य पाषाण काल को। अब ये मध्य पाषाण काल कब से कब तक, यानी कि 10,000 BC से लेकर कहीं कहीं आपका 6,000 BC, कहीं कहीं आपका 7, कहीं कहीं 4,000 BC तक ये माना जाता है। तो अलग अलग है, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कैजुअली इतना याद रखो बस थोड़ा बहुत। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, इस मध्य पाषाण काल के अंत तक जो है कृषि धीरे धीरे डेवलप होने लगी। पूरी तरह से नहीं हुई थी, लेकिन ये क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड था, नौ पाषाण काल में हुआ था। एक्चुअली में देखा जाए तो कृषि जो है नौ पाषाण काल में हुई थी, लेकिन ट्रांजिशन धीरे धीरे कृषि का विकास जो है यहाँ से होना शुरू हो गया था आपके मध्य पाषाण काल के अंत तक। ठीक है, लोगों ने जो कृषि होती थी तो उसके साथ साथ ये जानवरों को भी पालने लगे। पहला जानवर इन्होंने जो पाला वो डॉग था, कुत्ता था। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते? आदमगढ़, भीमबेटका, ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ से पता चलता था कि इन्हें लोग जानवर पालते थे। जानवर कैसे? क्योंकि जैसे भीमबेटका है तो गुफाएं थी, उसके आसपास मवेशियाँ जो होती थी, गाय और भेड़, कुत्ते, इन सब के अवशेष मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं। तो इससे पता चलता था कि हाँ, यहाँ पर तो ये लोग रहते तो जरूर थे, तभी तो अवशेष ये मिले हुए हैं उनके। इस समय के जो मध्य पाषाण काल का स्थल था उसमें आपका पैसरा जो कि बिहार में पड़ता है, लंगनाज जो कि गुजरात में पड़ता है, मदहा, दमदमा ये जो कि यूपी, और लेखिया जो है ये भी यूपी में आपका पड़ता है। तो ये सब स्थान है जो यूपी में पड़ते हैं और कब के संबंध रखते हैं? मध्य पाषाण काल से ये संबंध रखते हैं। इस समय के लोग ना अंत्येष्टि कार्यक्रम भी करना शुरू कर दिए थे। अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब लोगों को दफनाने लगे थे। उन्होंने साथ में इन लोग को जैसे थोड़ा सा बिलीव भी होने लगा था परमात्मा में, इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये लोगों को उनकी जो सामान होते थे, उनकी ज़रूरतों के सामानों के साथ उन दफनाने भी लगे थे। इसके साथ कहाँ से मिलते हैं हम लोग को? शराय नाहर जो है वहाँ से हम लोग को दफनाने के साथ मिलते हैं कि हाँ, यहाँ लोगों को दफनाया जाने लगा था। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। मध्य पाषाण काल खत्म होता है, पहले आपका पूर्व पाषाण काल, अब मध्य पाषाण काल ओवर हुआ, अब आता है आपका नौ पाषाण काल। तो नौ पाषाण काल आप देखेंगे कि ये माना जाता है कि ये 7,000 से शुरू होता है, कहीं 4,000 देखा जाता है, कहीं 8,000 देखा जाता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें मेंशन की हुई हैं, तो बस जनरली आप याद रखेंगे 4 से 7,000 BC से ये शुरू होता है नौ पाषाण काल। अब इसमें आप पॉइंट वाइज नोट करते चलेंगे कि इस समय के जो लोग थे मध्य पाषाण काल में, आपको याद होगा कि धीरे धीरे वो लोग खुले में रहने लगे। अब यहाँ के लोग जो नौ पाषाण काल था, क्योंकि अब धीरे धीरे कृषि भी इन लोगों में डेवलप होने लगी, तो ये कृषि अगर करेंगे तो कहीं एक जगह रहना पड़ेगा, इसलिए क्या कि अस्थायी निवास इनमें शुरू हो गया, प्रवृत्ति आ गई कि अभी धीरे धीरे अस्थायी निवास करेंगे। फिर इन लोगों में कृषि जो है मध्य पाषाण में शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ बेहतर होने लगी। ये लोग गेहूँ है, जौ है, ये सब का उत्पादन करने लगे थे इस समय के। ठीक है, पशुपालन होने लगा, इसमें उन्होंने कुत्ता सबसे पहले पाला था। ये चीज़ आप लोग को मेंशन करना, याद रखना है। जो ये युग था आपका नौ पाषाण काल युग था, इसमें ये लोग अभी तो
छोटे छोटे बनाते थे पत्थर मध्य पाषाण काल तक, लेकिन अब जो है ये लोग नव पाषाण काल में पॉलिश द्वार मतलब एकदम पॉलिश किया हो जैसे लगता है कि कितना अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। तो ये लोग मतलब कारीगर अच्छे हो गए थे इस समय के, पॉलिश वालीदार औजार बनाने लगे थे। जैसे कि सबसे पहले कुल्हाड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से लोग बनाने लगे थे, ठीक है, जैसे शिकार आसानी से हो पाए, लकड़ियाँ काट पाए, खेती में उपयोग कर सके आसानी से। इस समय के जो स्थल आप नोट करेंगे आपका मिस्र, मेसोपोटामिया, ये सब नव पाषाण स्थल जो है ये उसकी सभ्यता के समकालीन रहे थे, ठीक है। सिंधु जो क्षेत्र है ये सब क्या है, इस सब में ट्रेसेस मिलते हैं नव पाषाण काल के कि हाँ ये जो पीरियड है इससे संबंध रखता था। गंगा घाटी जो क्षेत्र है, चीन के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से नव पाषाण काल के जो ट्रेसेस हैं वहाँ मिल जाते हैं। कोल्डिवा में चावल के साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। माना जाता है कि लगभग 7-8 हज़ार बीसी पहले जो है क्या हुआ था, मेहरगढ़ में कृषि शुरू हो गई थी और चावल के साक्ष्य जो मिले हैं वो कोल्डिवा से, यूपी से मिले हैं, ठीक है। अच्छा, माना जाता था कि नव पाषाण काल में जब कृषि होने लगी तो कृषि के साथ साथ लोग अब आग भी जलाना सीख पहले ही चुके थे, आप वो पूरा पाषाण काल में ही। अब साथ साथ ये खाने को पका के खाने लगे तो धीरे धीरे इनमें क्या हुई ना, इनके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी और इनके दांत खराब होने लगे, क्योंकि पका के खाने लगे मस्त, उसी से दांत धीरे धीरे खराब होने लगे। तो इनमें क्या होता है, दांत को ठीक करने के लिए ना बेधनी जैसा कुछ ड्रिल करने वाला सिस्टम उनको पता चला कि जीवित मानव के दांतों को छेदा होता जाता था, यानी कि सही किया जाता था। तो उसके साक्ष्य हमको मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य, तो वहीं पर ट्रेसेस इससे याद करेंगे कि प्राथमिक दंत यानी दांत की चिकित्सा के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट आप लोग का देखेंगे नव पाषाण काल के जस्ट बाद, जैसे नव पाषाण खत्म होने वाला रहता है आपका ताम्र पाषाण काल शुरू होने वाला रहता है। तो ताम्र आपका पाषाण काल मतलब तांबे का एरा, यानी कि ये 26 बीसी, कभी कभी हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 बीसी जो है हम लोग मान के चलते हैं, और 2600 बीसी ये आपका ताम्र पाषाण, तो दोनों लगभग समकालीन आ जाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि ताम्र पाषाण क्या सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन था, तो ये राइट आंसर आपका होगा। अब इसमें पॉइंट लिखेंगे कि तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था और कुल्हाड़ी इससे बनाई गई थी, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इस देखो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कैसी थी, वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये सब हमारी सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इस समय के लोग समुदाय जो था इन लोग का, ये ग्रामीण समुदाय हुआ करता था। लेकिन कुछ नगर ऐसे भी मिले थे कि जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के तो थे, लेकिन धीरे धीरे ये नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ रहे थे और वही नगरीय सभ्यता आपका सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है, ठीक है। इस समय जैसे हम लोग देखते हैं कि व्यापार धीरे धीरे डेवलप हो रहा था और सिंधु घाटी सीमा में, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें ये चरम सीमा पे पहुंच गया था। पहिएदार जो बैलगाड़ियाँ थी उनके भी ट्रेसेस मिले हैं ताम्र पाषाण काल में। तो ये लोग क्या किए थे, नव पाषाण काल में ये लोग पहिए का भी आविष्कार कर चुके थे, तभी तो यहाँ पर जो है ताम्र पाषाण काल में पहिएदार चीज़ें चला रहे थे, क्योंकि इन्हें पहियों का आविष्कार नव पाषाण काल में ही कर लिया था। ये जिनकी जो प्रमुख संस्कृतियाँ मानी जाती हैं जो ताम्र पाषाण काल है उसे कई संस्कृतियों में बांटा गया है, जैसे कि आहार संस्कृति, कायसा जो आपका कायथा संस्कृति थी जो कि मालवा संस्कृति भी कहते हैं, ये संस्कृति भी किससे आपका ताम्र पाषाण काल से संबंध रखता है। आपका जारवे संस्कृति भी जो है आपका जोरवे संस्कृति या जारवे कहना चाहो तो वो आपका ताम्र पाषाण काल से संबंध रखता है। अब जो आपका धैमाबाद था सबसे बड़ा ताम्र पाषाण स्थल था, पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ताम्र पाषाण स्थल कौन सा, तो आपका राइट आंसर धैमाबाद होना चाहिए, ठीक है। आपका जो मैदानी क्षेत्र और जंगली क्षेत्र थे तो उनको बस छोड़ा दिया जाए, नहीं तो पूरे देश में क्या है आपको जो ताम्र पाषाण काल का समय था उसके ट्रेसेस मिलते हैं कि पूरे देश में ये सभ्यता फैली हुई थी, ताम्र पाषाण काल के चीज़ें फैली हुई थी। बस मैदानी क्षेत्रों को कुछ छोड़ दिया जाए और जंगली क्षेत्रों को, तो नहीं तो पूरे देश में यही था, इसका फैला हुआ था। तो आज के हमारे देखो यही वीडियो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ प्रागैतिहासिक काल जो है इसको पूरा कवर कर लिया है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कवर करेंगे, ऐसे ऐसे पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत